नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एज स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे क्लास 10th न्यू सिलेबस NCERT समाधान। तो इससे पहले हमने मैथ की एक प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम आए हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय पर। अब हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के फर्स्ट चैप्टर जो कि 2021-22 के न्यू सिलेबस पर आधारित है, उसका आज समाधान मतलब उस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे वीडियो को पूरा देखें, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए और कक्षा 10 के सबकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा सब्जेक्ट है क्लास 10th चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर को हम आज समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक आता है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हमने क्लास 10 से पहले भी छोटी कक्षाओं में समझे हुए हैं कि परिवर्तन मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो पदार्थ के रंग, आकार, इनमें परिवर्तन होता है। लेकिन जब पदार्थ के वास्तविक रूप में, उसकी रासायनिक नाम में, रासायनिक रूप से उसके परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। परिभाषा द्वारा भी हम अभी रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे। तो ये चैप्टर पूरा रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें दो टॉपिक है हमारे पास, एक है रासायनिक अभिक्रिया, उसके प्रकार किस प्रकार होती है, एवं समीकरण कि रासायनिक अभिक्रिया के जो समीकरण होते हैं उन्हें हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर का जो हमने ये मूल रूप से नोट टाइप का लिखा है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपनी कॉपी में भी रख कर उतार सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझने की आवश्यकता है। तो हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण जैसे वन ले, जैसे भोजन का पाचन हमारे पास एक प्रमुख उदाहरण बन के आता है, क्योंकि भोजन का पाचन, जो हम भोजन खाते हैं वो मल रूप में परिवर्तित होता है, इसलिए वह भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम श्वसन में हम ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो यह भी एक प्रकार का परिवर्तन, उसका गुण, उस पदार्थ का गुण चेंज हो गया, जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार ये भी कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। थर्ड हम यहाँ पे ले दही का जमना। तो आपको पता है कि आप अक्सर घर में आपकी माता जी दही जमाती होगी, कि जो दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे कि हम दूध में किसी प्रकार का जावन, थोड़ी सी छाछ डालकर उसे रात भर रखते हैं, तो उसमें दही हमें सुबह प्राप्त होती है, तो वो दूध दही रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दही का जमना भी क्या है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार ये तीन उदाहरण है, और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। और अब हम समझे कि प्रेषण की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किस किस चीज में प्रमुख रूप से परिवर्तन होता है। हम समझे कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, और तापमान में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन। ये इसके परीक्षण है प्राप्त करने के रासायनिक अभिक्रिया को। ठीक है ना, इसके परीक्षण है कि किस प्रकार इसको प्राप्त कर सके, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन, इस रूप से। अब आते हैं कि जो हमारे रासायनिक समीकरण में काम आने वाले सबसे मूल तत्व है, अभिकारक और उत्पाद, ये क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। अभी हम पार्ट के केवल इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं कि हम आगे किस प्रकार बड़े बड़े जो हमारे रासायनिक समीकरण है उनको लिखना, किस प्रकार लिखते हैं, उत्पाद, अभिकारक, इनको सही से समझेंगे। तो यहाँ पर अभिकारक को समझने के लिए हम समझते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। जैसे हम समझे कि हमारे पास कोयले को हम जलाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होती है, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार मैंने उदाहरण भी लिखा हूं कि C+O2 ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो जो हमारे यहाँ पर अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अभिकारक है। क्या है हमारे पास, अभिकारक। अब उत्पादन समझे कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, कि अभिकारकों के हिस्सा लेने से जो हमारे पास उत्पाद बनकर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा उत्पाद, है ना। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारकों ने हिस्सा लिया, क्या बन के आया, उत्पाद। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो हमारे पास अभिकारक होते हैं। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों द्वारा होता है वो क्या होते हैं, उत्पाद। इस तरीके से एक बार हम फिर इसको समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, दही का जमना आदि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। प्रमुख रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण दीजिए, तो हम बिल्कुल ऐसे कैसे लिख देंगे, ये हमारा एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण बताओ। तो प्रेक्षण बताने में हमारे पास क्या आते हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन। इस प्रकार हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास अभिकारक, कि अभिकारक और उत्पाद में अंतर बताइए। ये भी प्रमुख क्वेश्चन बनता है कि अभिकारक और उत्पाद में अंतर बताइए। तो अभिकारक हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण द्वारा लिखा है C+O2, तो C+O2 क्या है हमारे पास, C और O2 क्या है, कार्बन ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, अभिकारक है। फिर हम समझे उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद। तो उत्पाद हमारे पास क्या हो गए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस प्रकार CO2 हमारे पास क्या हो गई, उत्पाद प्राप्त हो गया। इस प्रकार इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने किया था रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब हमने समझा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और किस तरह कार्य करती है। अब हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, जो किस प्रकार अभिक्रिया में अपनी भूमिका अदा करते हैं और रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है और इनका उपयोग कैसे होता है। तो ठीक है, तो हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण, यहाँ पे बात हुई है रासायनिक समीकरण की, कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। मतलब जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे तो किसके द्वारा निरूपित करेंगे, मतलब किसके द्वारा लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के द्वारा। तो रासायनिक समीकरण के द्वारा ही रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि अभिकारक और उत्पाद को भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं, कि जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा लिखते हैं तो उसमें अभिकारक और उत्पाद होते हैं। अभी हमने C+O2 समझा था, अभिकारक और उत्पाद दोनों होते हैं। तो जब भी अभिकारक और उत्पाद को हम रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे रासायनिक समीकरण द्वारा तो भौतिक अवस्था के साथ लिखेंगे। जैसे भौतिक अवस्था हो गई उसकी द्रव, गैस, ठोस, उससे हम दर्शाते हुए लिखेंगे। आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक, जो भी हमारे पास आवश्यक परिस्थितियां आएगी अभिक्रिया को करते समय, उस समय जो भी ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। कि अभिक्रिया इधर होगा हमारा अभिकारक और इधर उत्पाद, तो जब हम उनके बीच तीर का जो निशान लगाएंगे ना, उस तीर के निशान के ऊपर हम जो भी परिस्थितियां रहेगी ताप, दाब, उनको लिखेंगे। अब हम समझते हैं, हमारे सिलेबस में एक दिया है द्रव्यमान संरक्षण नियम, कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है। ये भी 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को समझाइए या बताइए। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम हमारे पास होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान का उसमें विनाश और निर्माण दोनों ही नहीं होता है। ये क्या, ये कौन सा नियम बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, ठीक है ना। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण संतुलित करना। समीकरण संतुलित किस प्रकार करते हैं, इसके हमारे 1 से लेकर 6 चरण हमें दिए हैं। उन 6 चरणों को हम ठीक से समझेंगे। इसमें फर्स्ट चरण हमारे पास आता है चरण 1, रासायनिक समीकरण को लिखकर, कि जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। पहले चरण ये है कि रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र, जैसे ये सूत्र था Fe, H2O, इनके बॉक्स बना लीजिए। और बॉक्स में परिवर्तन नहीं, मतलब कि जब भी हम इसमें परिवर्तन करके इसे सोल्व करेंगे, आगे जो भी रासायनिक
समीकरण में परिवर्तन होगा वो हम बॉक्स में नहीं करेंगे, बॉक्स के बाहर ही परिवर्तन करेंगे। परमाणु संबंधित जो भी परिवर्तन होंगे बॉक्स के बाहर करेंगे, ये बोलता है चरण 1। तो एक बार और बताओ, चरण 1 है कि जब भी हमें रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स बनाने के बाद जो भी परिवर्तन होंगे वो समीकरण के जो बॉक्स है ना उसके बाहर होंगे, अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं चरण 2 की तरफ, बढ़ते हैं हमारे चरण 2 की तरफ। तो चरण दो हमारे पास है कि समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या नोट करें। चरण 2 ऐसे बोलता है कि जो भी समीकरण में उपस्थित जो भी हमारे तत्व हैं जो समीकरण में उपस्थित है उनकी परमाणु की संख्या नोट करनी है। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया जिसमें हमने तत्व लिखे FeHO, और यहाँ पे हमने LHS और RHS के रूप में लिखा। Fe की हमारे पास थी 1, LHS में 1, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास RHS जो हमारा इधर वाला भाग था राइट हैंड साइड वाला, उसमें हमारे पास थे 3, 2 और 4। इस प्रकार हमें नोट कर लेना है। ठीक है, चरण 1 में तो हमें डिब्बे बनाने हैं और चरण 2 में हमें इस तरीके से उनके परमाणु नोट कर लेने हैं। अब चरण 3 हमारे पास आता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। चरण 3 ऐसे कहता है कि जो भी हमारे सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। यहाँ पर हमने बस पूरा नहीं करते हुए आपको एक शब्द देने के लिए किया है। जैसे यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन के कितने थे 4, तो इस प्रकार की साइड अनुचित था ना, तो इसको हमने अनुचित 4 लगाकर बस इसके संतुलित किया है मानकर। इस प्रकार हमने यहाँ पर 4 मानकर संतुलित किया, तो इस प्रकार पूरे समीकरण को हमें संतुलित कर लेना है। ये बोलता है चरण 3। तो चरण 4 आता है बिल्कुल 3 की तरह। चरण 4 हमारे पास बोलता है कि सभी तत्वों को संतुलित कीजिए। ये तो इसने कहा था कि जो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व है ना उसको संतुलित करो, और चरण 4 ऐसे कहता है कि जो 3 का है ना, 3 की बात ही चरण 3 की बात ही सभी तत्वों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर हमने सभी तत्वों को संतुलित कर दिया। यहाँ पर Fe हमारा 3 था, तो यहाँ हमने 3 लगा दिया। ठीक है, 3 लगाने के बाद फिर हम आगे देखें तो यहाँ में ऑक्सीजन है, उसकी पावर हमारे पास कितनी है, O की पावर कितनी है हमारे पास 4। यहाँ भी हमने 4 कर दी, लेकिन हम देखें तो हाइड्रोजन तो 4 गुना 2 8 हो गया। अब यहाँ भी 8 हो चुका है, तो हमें इधर की साइड भी 8 करना होगा। इधर भी हमने H2 के साथ 4 से गुना कर दिया, तो इधर भी हमारे हाइड्रोजन की पावर 8 हो गई। इस प्रकार ये समीकरण हमने संतुलित कर दिया। किस प्रकार किया, परमाणुओं को ध्यान में रखकर, परमाणु द्वारा ही समीकरण संतुलित होगा। Fe की पावर 3 थी, तो यहाँ भी 3, तो ठीक है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की पावर हमारे पास इधर H2 था 4, तो हमने इसकी वजह से नहीं किया, हमने किया था ऑक्सीजन की वजह से। O2 4 था, यहाँ भी O4 लाना कर दिया, लेकिन यहाँ O4 लाने की वजह से H2 हमारा इतना हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। 8 होने की वजह से इधर भी 8 हमें करना पड़ा चरण 4 के अकॉर्डिंग। अब हम देखें चरण 5 के अकॉर्डिंग, तो चरण 5 हमारा बोलता है कि अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं लिखिए। कि हमने जो भी अभी समीकरण लिखा था रासायनिक समीकरण, उसमें जो पदार्थ जो हमारे पास उपस्थित है अभिकारक उत्पाद, उनकी हमें क्या लिखनी है, अवस्था लिखनी है कि कौन सी अवस्था थी, सॉल्ट था, गैस था या लिक्विड। इस प्रकार तो हम देखें तो ये हमारे पास था S सॉल्ट में, और H हमारे पास गैस में, और ये हमारे पास सॉल्ट में, और ये हमारे पास गैस में। इस प्रकार हमने इसके ब्रैकेट में लगा के इनकी भौतिक अवस्थाएं लिख दी। इस प्रकार आप भी समीकरण में लिख सकते हैं। ये बोलता है चरण 5 की अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं लिखिए। इस प्रकार हमने भौतिक अवस्थाएं लिख दी। किसी भी समीकरण में भौतिक अवस्था लिखने के लिए ब्रैकेट में आप इधर छोटा सा लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस देखना पड़ता है वो लिक्विड है, गैस है या हमारा सॉल्ट है। हम देखें चरण 6, लास्ट चरण, पूरे 1 से लेकर 6 चरण थे, फिर मैं आपको एक बार और समझा दूंगा चरणों को। इस हम 6 चरण समझ लेते हैं। चरण 6 हमारा बोलता है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे। यह भी हमने रासायनिक समीकरण में भी समझा था कि जो भी कोई आवश्यक परिस्थितियां हो जाएगी, जैसे हमने उत्प्रेरक का उपयोग किया या ताप लगाना पड़ा या दाब लगाना पड़ा, ये सभी जो आवश्यक परिस्थिति है रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया करते समय हमारे द्वारा घटित होगी, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें रासायनिक समीकरण में
तीर के निशान लगाकर, इस प्रकार का तीर का निशान जो हमारे यहाँ था, इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 चरण। एक बार मैं आपको इन 6 चरणों को वापस समझा दूं कि जो हमारा फर्स्ट चरण था, फर्स्ट चरण हमें बोल रहा था कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया से जो रासायनिक समीकरण प्राप्त हुआ, उस रासायनिक समीकरण को लिखकर उनके बॉक्स बना दीजिए। अब बॉक्स बनाने के बाद तो चरण 2 के अकॉर्डिंग जो भी उनकी परमाणु संख्या है, उनको एक टेबल द्वारा नोट कर लीजिए। आप किस प्रकार भी उनको, उनकी परमाणु संख्या को नोट कर लीजिए। और हमारे पास जो थर्ड आता है, थर्ड चरण, तीसरा चरण बोलता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर उसे संतुलित करना है, कि जो सबसे सर्वाधिक होगा उसको साइड में अनुचित लगाकर, यहाँ पे ठीक है, ऑक्सीजन की पावर सबसे ज्यादा थी, यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 4 करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पर अनुचित लगाकर इसको संतुलित कर दिया। समझ गए ना, ऑक्सीजन की बहुत 4 थी ना सबसे अधिक, इस प्रकार भी यहाँ पर 4 लगाना पड़ा। अब समीकरण 4 हमारा बोलता है, समीकरण चरण 4 हमारा बोलता है कि सभी तत्वों को संतुलित कीजिए। इसमें तो सबसे अधिक परमाणु भार वाले की बात की गई थी, लेकिन इसमें बात की गई सभी तत्वों को संतुलित करने की। तो जब सभी तत्वों को संतुलित करने की बात की गई है, तो सभी तत्वों को संतुलित करना पड़ेगा, वो भी परमाणु भार के अकॉर्डिंग। तो इसका परमाणु कितना है, 3, तो यहाँ भी हमने 3 कर दिया। यहाँ हमारे ऑक्सीजन कह रहा था इधर 4 थे, तो हम ऑक्सीजन को 4 कर दिए, लेकिन ऑक्सीजन को 4 हमने किया तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 4 गुना 2 8 हो गए। अभी तो यहाँ भी 8 करना आवश्यक है, यहाँ भी हमने 4 से गुणा करके उसे 8 कर दिया, इस प्रकार। ठीक है, अब चलते हैं चरण 5 की तरफ। चरण 5 की तरफ चलते हैं, हमें अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं लिखिए। चरण 5 हमारा क्या बोलता है, चरण 5 हमारा बोलता है कि अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं लिखिए। वो ठोस है, द्रव है या फिर गैस रूप में, इस प्रकार हमें लिखनी। तो यहाँ पे हमने उल्ट गैस, सॉल्ट और गैस के रूप में हमने लिखा दिया, जो हमारे पास परिस्थिति या उपस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, चाहे वो गैस रूप में हो, चाहे वो द्रव रूप में हो, या वो ठोस रूप में हो। तो हमें इस प्रकार उनको भी दर्शाना होता है रासायनिक समीकरण। ये सभी रासायनिक समीकरण लिखने के चरण है हमारे पास। इसमें लास्ट चरण हमारे पास आता है 6। कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हमारे पास कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हुई, चाहे हमें दाब लगाना पड़ा या ताप लगाना पड़ा या उत्प्रेरक का उपयोग करना पड़ा, तो हम उसे तीर का निशान लगाकर, ये जो तीर का निशान होता है, इसके ऊपर या नीचे लिख देंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे दोस्तों। अब हम करते हैं रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हम कर रहे थे चैप्टर। इसमें अब तक हमने रासायनिक अभिक्रिया समझ ली, रासायनिक समीकरण समझ लिया, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण समझ लिए। अब हम समझने जा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उसमें फर्स्ट नंबर हमारा आता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया का आता है, संयोजन अभिक्रिया। तो हमने क्लास 9th और क्लास 8th में ही पढ़ा है कि संयोजन, विस्थापन, वियोजन, ये अभिक्रियाएं होती है। उन्हीं को हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे आगे। तो हमारे पास ये दे रही संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन है 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यहाँ हम समझे A+B, यानी 2 अभिकारक है, इससे अधिक भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाएंगे, है ना। उदाहरण में समझे जैसे कोयले का दहन। यहाँ कोयला है, कोयले को हम ऑक्सीजन के साथ ही जलता है, कोयले को जला रहे हैं ना, कोयला और ऑक्सीजन की क्या आ रहा है हमारे पास, गैस आ रही है, एक उसका नाम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये A और ये B, A और B मिलकर क्या बना रहे हैं, AB, मतलब 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक कल उत्पाद बना रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण हम समझे जल का निर्माण, है ना। जल का निर्माण जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, जल बना रहे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने संतुलित करके लिखा हूँ, यहाँ पर 2 लगाकर, यहाँ पर 2 थे, इस प्रकार ऑक्सीजन का 2 था, इसलिए संतुलित करने के लिए, ठीक है ना। उस प्रकार हमने संतुलित यहाँ पर किया है। अब हम देखें, एक बार फिर से देख लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। A+B बराबर AB, है ना। A+B बन गया AB, ठीक है ना। जैसे उदाहरण में कोयले का दहन, C+O2 बन क्या रहा है, CO2, और जल का निर्माण मतलब H2+O2 मिलकर 2H2, है ना।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है, जल। इस प्रकार ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे दो छोटी अभिक्रियाएं दी है उनको भी समझ लेते हैं, फिर हम बड़ी अभिक्रियाओं को समझेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास जो ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये अभिक्रिया भी हमने पिछली क्लास में इनका अध्ययन किया हुआ है। एक बार फिर इनको समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन है कि एकल अभिकारक टूटकर, क्या एकल अभिकारक, इसमें संयोजन में एकल अभिकारक बन रहा था, इसमें टूटेगा। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है ना। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहां हम देखिए ए और बी, यहाँ पे हम केवल ए को देखें, ए टूट करके बना रहा है, बी और सी बना रहा है, तो क्या हो गया हमारे पास, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। हम इसको भी आगे भी पढ़ेंगे अभिक्रिया में। उदाहरण हमारे पास ले लेते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। हमारे पास प्राकृतिक गैस होती है, उसका दहन करेंगे हम। यहाँ पर हम CH+O2, इस गैस का दहन करने पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और उष्मा, ये तीन परिणाम, है ना, दो या दो से अधिक परिणाम प्राप्त होंगे। एकल अभिकारक, प्राकृतिक गैस को का दहन किया और ये अधिक परिणाम हमारे पास उत्पाद प्राप्त हुए, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी टॉपिक इससे ऐसी वाली अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब इनको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, इनके साथ में अपन को जो आया था ना, अन्य परिस्थितियों में ताप, दाब, उत्प्रेरक, उनकी आवश्यकता होती है, वो ऐसी अभिक्रियाओं में होती है वो। जैसे हम यहाँ समझे, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कौन सी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझ गए होंगे ना। इसमें तो एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं अलग अलग, और इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, ताप, प्रकाश, विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। तो अब हम चलते हैं हमारी अभिक्रिया नंबर 2। तो अभिक्रिया नंबर 2 हमारी है वियोजन अभिक्रिया। अब कौन सी अभिक्रिया थी, वियोजन। जो अभी हमने ऊष्माशोषी समझा था ना, वो इसकी डेफिनेशन हमने उसमें लिख दी थी, लेकिन वो ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया थी ना, उसका मतलब ये वाली अभिक्रिया ही थी, उसको आप सही कर ले। वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, अभी हमने की थी ना ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वो वियोजन अभिक्रिया का हमने उसमें गलती से लिख दिया था। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो वो होती है जिनको निर्माण करते समय उष्मा निकलती है, उष्मा का निर्माण होता है ना, उनसे उष्मा निकलती है, उन उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, उसको आप सही कर लें, ठीक है। अब हम वियोजन अभिक्रिया समझ लेते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया हमारे पास है कि एकल अभिकारक टूटकर, वही डेफिनेशन जो हमने उसमें गलती से लिख दी थी, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो क्या है, वियोजन अभिक्रिया, है ना। वियोजन यानी टूटकर अलग हो जाना, है ना, योजन। तो ए था, एकल अभिकारक टूटकर बी और सी में हो गए परिवर्तित, उत्पाद बनाए। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते, तो कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। आपको यहाँ के यहाँ याद हो जाएगा, मेरे साथ बोलिए कि दो या दो से अधिक, है ना, उत्पाद बनते हैं एक अभिकारक के टूटने से। तो एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी अपने पास, वियोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से हो सकती है, तीन प्रकार से। एक होती है उष्मीय वियोजन, उष्मा के द्वारा, विद्युत वियोजन, विद्युत के द्वारा, और प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा, है ना। उष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, तीन तरह से हमारे वियोजन अभिक्रिया हो सकती है। अगर हम देखें कि उष्मीय वियोजन उष्मा के द्वारा कैसे हो, तो यहाँ पे मैं CaCO3 लिखा, तो यहाँ में हमने उष्मा दी, क्या दी यहाँ पर, उष्मा दी। उष्मा देने से ये क्या हुआ, CaO4 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गए, इस प्रकार उष्मा देने से। यहाँ हम देखें विद्युत वियोजन, ये विद्युत द्वारा हुआ, यहाँ हमने H2O जो जल था उसमें हमने विद्युत यहाँ से प्रवाहित की, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो गए परिवर्तित, तो विद्युत द्वारा ये इस प्रकार हो गया। हमने सबके उदाहरण लिख दिए, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आता है थर्ड नंबर पर प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा, है ना। यहाँ पर AgCl दिया, यहाँ पर हमने
प्रकाश के द्वारा ये फोटोग्राफी में बहुत काम में लिया जाता है। यहाँ पर Ag सॉल्ट और Cl2 में परिवर्तित हो गया इस प्रकार ना, प्रकाश के द्वारा। तो काय के द्वारा होता है? उष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। 3 तरह से हमारे पास वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे ना। एक बार फिर बता दूं कि एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया। यानी A दीर्घ निशान लगाकर B+C, ठीक है ना। और उदाहरण आप देख सकते हैं कि 3 तरह से होती है, उष्मा के द्वारा होती है, विद्युत के द्वारा होती है, प्रकाश के द्वारा होती है। 3 तरह से ये अभिक्रिया होती है। आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारी थर्ड अभिक्रिया पर। थर्ड अभिक्रिया में विस्थापन। विस्थापन यानी विस्थापन होता है एक तरह का ट्रांसफर होता है, में एक जगह से दूसरे जगह में जाना, विस्थापन, दोबारा से जाना। तो हम इसका सादृश्य समझ लिए। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन की। अधिक क्रियाशील तत्व, समझे ना, अधिक क्रियाशील, पावरफुल। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है। काय से विस्थापित कर देता है? यौगिक से। कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, है ना, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है, यौगिक द्वारा विस्थापित कर देता है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया। पावरफुल मैन कमजोर को अपने यौगिक, अपनी पावर के दम पर उसे विस्थापित कर देता है। तो कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन, विस्थापित कर देना मतलब विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण समझिए कि जिंक के CuSO4 हमारे पास कॉपर सल्फेट, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर CuSO4 था, यहाँ जिंक सल्फेट कैसे हुआ? क्योंकि जो ये जिंक है ना, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो एक तरह का माने कि जिंक ने अपनी ताकत के बल पे इसको यहाँ से उठाया कि तू निकल बाहर, इसको बाहर निकाल दिया, खुद उसकी जगह पे जाकर बैठ गया। इस तरीके से होता है। जैसे और चीज में देखिए कि कोई सीट यहाँ पर खाली है ना, यहाँ पर सीट है, यहाँ पर कोई लड़का बैठा है, वो थोड़ा सा कमजोर है ना। तो ये पावरफुल जाता है लड़का उसके पास और उसको लात देकर भगाता है कि भाग, मैं बैठूंगा यहाँ पर। और वो CU जो कमजोर लड़का है वो बहुत कमजोर है, तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो बेचारा चुपचाप उठकर इधर चला गया और जिंक जाके बैठ गया उधर। इस तरीके से ये उदाहरण आप याद कर सकते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है ना। अब आती है एक बार फिर इसको बता दूं, विस्थापन अभिक्रिया कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को अपने यौगिक द्वारा विस्थापित कर देता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, आप ये उदाहरण याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी फोर्थ हमारे पास अभिक्रिया है द्विविस्थापन। नाम में ये कि 2 का विस्थापन होगा, द्विविस्थापन। इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। कैसे होता है? कि इस अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच, 2 यौगिक, उनके बीच जो आयन होते हैं ना, आयन, उनका हमें आदान प्रदान करना है। आयनों के आदान प्रदान के कारण इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया होती है वो द्विविस्थापन कहलाती है। इस अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है। इसका उदाहरण यहाँ पर आपको लिख दिया है, Na2SO2 Aq प्लस BaCl2 प्लस Aq, तीर लगाकर BaSO4, यहाँ पे देख लो SO4 आ गया SO2 की जगह, ये समीकरण संतुलित हमने कर दिया था। इस तरीके से ये इसका उदाहरण हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया की। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके चांस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसको भी सही से समझना है। इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट, अब हमारी अन्य अभिक्रियाओं की तरफ। तो अन्य अभिक्रिया हमारी है उपचयन और अपचयन। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं में अंतर बताइए, या इन अभिक्रियाओं की परिभाषा दीजिए, या उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो उन्हीं क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आज हमें इन्हें समझ लेते हैं कि उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो उपचयन अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास होगा। तब कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन, ठीक है। और अपचयन में क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का तो ह्रास होता है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों का क्या होगा?
ह्रास होगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ में उदाहरण देके समझे, C+O2, C+O2 मतलब यहाँ कार्बन है ना, कोयला है, कुछ भी हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए, गैस बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का तो ह्रास हो गया ना। इस तरीके से Cu+O2 बराबर 2COO या CO+H2 बराबर हीट देने से CO+H2O, इस प्रकार है ना, कॉपर और वो जल के रूप में परिवर्तित हो गए उष्मा देने से। इस प्रकार उपजयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ये आपको याद रखना है। और उदाहरण आपको याद रखने कि कौन सी होगी उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। इस तरीके से हम अपचयन को समझे तो इसमें ऑक्सीजन का तो ह्रास होता ही है, लेकिन हाइड्रोजन का इसकी तुलना में ह्रास ना होकर वृद्धि होती है। ठीक है ना। यहाँ हम समझे उदाहरण CuO ऑक्साइड प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O। इस प्रकार यहाँ हम देखिए हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, वृद्धि नहीं, हाइड्रोजन की कमी हुई। तो ये उपचयन, और ये जो हमारा हिस्सा होगा ना, ये वाली अभिक्रिया, ये हमारा क्या होगा, अपचयन। ठीक है ना। इस प्रकार ये अपचयन वाला हिस्सा है और ये उपचयन वाला हिस्सा है। इस प्रकार अपचयन और उपचयन अभिक्रिया होती है। ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि इनमें अंतर बताइए या इनकी परिभाषा बताइए। तो इस तरीके आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। आज का हमारा लगभग पार्ट पूरा हो चुका है। बेसिक आप उसकी बुक है आपके पास तो उसकी थ्योरी पढ़े, वरना आपको थ्योरी की कोई आवश्यकता नहीं है। बुक के पीछे की क्वेश्चन आंसर कर ले और हमारे बताए गए नोट्स को पढ़ ले, आपका पार्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या है या कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे। पूर्णतः आपका साथ रहेंगे। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको कक्षा 10वीं से सभी रिलेटेड नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाए। ठीक है। आपके लिए हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे। आपको भी हमारा सहयोग करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका ये चैनल ग्रो कर पाए और हम आपको बेस्ट से बेस्ट मैथ के, विज्ञान के और सभी विषयों से संबंधित जानकारी दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, लिखते रहो। जय हिंद, जय भारत।